हेलो एवरीवन, जो स्पाइन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो उसमें अगला चैप्टर हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे कि पहला है प्रेम्बल संविधान के उन आधारभूत सिद्धांतों और दर्शन का प्रतिरूप है जिनके आधार पर संविधान की संरचना की गई है, स्पष्ट कीजिए। अब मतलब कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं जिसके आधार पर संविधान की संरचना की गई वो बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि ये तो पहले 1997 में आया था पहला वाला। 2016 में ये पूछा गया है कि प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जोड़े प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय है? फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान की प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या है, जैसा कि उसकी उद्देशिका में निबद्ध है। ये 1988 में पूछा गया था। फिर 1988 में भी यही पूछा गया था कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। रिपब्लिक की यहाँ बात आ गई और रिपब्लिक की यहाँ बात आ गई है, तो मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन अगर हम बात करें तो। फिर अगला है कि संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। तो ये हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये सब कवर लक्ष्मीकांत से ही हो जाएंगे बेसिक। तो यहाँ से हम इंट्रो निकालेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। बॉडी पार्ट भी यहीं से यहीं के शब्दों को आधार बना के हम आंसर लिख सकते हैं, तो वो देखते हुए चलेंगे हम। तो अभी हमने क्वेश्चन की बात की थी, और अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में बोल रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो कहाँ सर्वप्रथम किया गया था? अमेरिकी संविधान में। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। तो संविधान का सार किसमें है? प्रस्तावना में। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ हैं N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे इंट्रो कि कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। फिर भारत में भी है, ये संविधान का सार है इसमें, और ये मतलब इसको संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो वो भी हम यहाँ से देख लेंगे। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया था। फिर संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो अपने वर्तमान स्वरूप में संविधान जो प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है, हम भारत के लोग, तो ये भारत के लोगों को का प्रतिनिधित्व करता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए 5 शब्द आ गए हमारे सामने। फिर इसमें न्याय की बात करें तो 3 तरह की न्याय है, जैसे कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पणित करते हैं। फिर प्रस्तावना के तत्व हैं, इसमें 4 मूल तत्व दिए हैं संविधान मतलब तत्व प्रस्तावना में। कौन कौन से? एक तो संविधान के अधिकार का स्रोत। तो अगर स्रोत की बात करें तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है, सीधे सीधे बोल दिया इन्होंने। फिर दूसरा है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो ये बताता है कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। अब संविधान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व,
संविधान के उद्देश्य हैं। फिर संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है। अब संविधान में कुछ जो शब्द दे गए हैं उनको डिफाइन किया गया है आगे। जैसे प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये सब इन शब्दों को आगे डिफाइन किया गया है। इनका विस्तार से उल्लेख और नीचे दिया गया है। क्या है संप्रभुता? पहला पॉइंट, तो संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों जैसे कि आंतरिक और बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी भी देश पर। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। फिर है कि एक जो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा, अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है, तो वो स्वतंत्र है अपने मामलों को लेकर, तो उसको बोलते हैं संप्रभुता। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी क्या है? तो ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अब कौन कौन से लक्षण थे? इसमें दूसरे शब्दों में बात कहें तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो हमारा जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। फिर भारतीय जो समाजवाद है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। फिर है एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। तो ये अभी हमने समाजवाद का पढ़ लिया, समाजवाद में क्या क्या है, कैसे कैसे उसका अर्थ क्या है, तो वो कब जुड़ा था, तो ये सब हमने देख लिया। फिर अगला पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी सभी जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो हमारे यहाँ पे सभी धर्म समान हैं और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है क्या? संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में है। हो लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 मुख्य औजार हैं, जैसे कि परिप्रेक्ष्य है, जिसे रेफरेंडम कहा जाता है। फिर पहला इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल भी बोलते हैं इसे। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड। तो ये 4 प्रकार के औजार हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अब इसमें लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप क्या क्या हैं? व्यस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। न केवल राजनीतिक लोकतंत्र है बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी है। इस आयाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, जो राजनीतिक लोकतंत्र है तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ बता रहे हैं कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भारतत्व को मान्यता देती हो। तो 3 तरह के हैं, स्वाधीनता, समानता और भारतत्व के सिद्धांतों को अलग से एक तरह के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये आपस में मिलकर एक तरह की रचना करते हैं। रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भारतत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। जो समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व, पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपनी व्यवस्था दी थी कि संविधान एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को गणराज्य के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। किसमें? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आया है, 2 बार आ चुके हैं इस पे क्वेश्चन। तो गणतंत्र है क्या? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अगर मैं इसको बताऊं तो ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जैसे कि अभी हमने देखा कि लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप क्या है, डायरेक्ट पूछ लेगा। वो बेसिक यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं कि वो उसके लक्षण बताओ। अब गणतंत्र का है, गणतंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के भी हम याद कर सकते हैं इनके की पॉइंट को। तो गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक पहला तो राजशाही और दूसरा गणतंत्र है। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में आता है। इसलिए भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका जो चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो गणतंत्र क्या है? हमारे भारत में भारत का प्रमुख है, इसमें गणतंत्र जो है राष्ट्रपति का चुनाव के जरिए आता है ये सत्ता में, और 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसे चुना जाता है। लोकतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा चुका है और टेस्ट सीरीज में भी देख सकते हैं। पहला ये है कि
जो राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। और दूसरा है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। फिर न्याय, अगला पॉइंट न्याय का है। तो प्रस्तावना में न्याय जो है तीन भिन्न रूपों में शामिल है। तीन तरह की हमने पढ़ी थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व जो DPSP है हमारा, उसके विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। अब इसमें तीनों का अर्थ दे रखा है अलग अलग, सामाजिक न्याय का अर्थ, आर्थिक न्याय का और राजनीतिक न्याय का। तो सामाजिक न्याय का अर्थ अभी हम यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में पढ़ के आए थे, समाजवादी के बारे में। अब यहाँ न्याय की बात कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव की समान व्यवहार होगा। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के स्थिति में सुधार। फिर आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें संपदा, आय और संपत्ति के समानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। फिर अगला है राजनीतिक न्याय का अर्थ। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। अब इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आता है फैक्चुअल, ये PCS में ही पूछ लेते हैं कि जो हम न्याय की बात करते हैं वो कहाँ से लिया गया है। तो रूसी क्रांति से लिया गया था 1917। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है, इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। अब यहाँ पे आ गया कि कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिला है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तुम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो सीमाओं के अंदर ही तुम्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। ये भी क्वेश्चन PCS में पूछ चुके हैं। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को कहाँ के आदर्शों को हम फ्रांस की क्रांति से, ये फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से 1799 ईस्वी से में हुई थी, तो तब ये आदर्श आए थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है समता। समता का अर्थ क्या है, तो समता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। कौन कौन से हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों पर, निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो नागरिक इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया है, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो नागरिक समता हम यहाँ देखेंगे, फिर अगला राजनीतिक यहाँ देखेंगे और फिर अगला जो आर्थिक है वो यहाँ पे नीचे देखेंगे पॉइंट। तो नागरिक समता में क्या है, आर्टिकल 14 जहाँ जो विधि की समक्ष समता बताता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध बताता है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में स्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो ये मान सकते हैं कि लगभग 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है वो सारे आर्टिकल इसमें दिए गए हैं, लगभग 14 से 18 तक का। फिर संविधान के 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं।
पहला है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, जो आर्टिकल 325 में बोला है। और 326 में आर्टिकल में बोला गया है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार मतदान का प्रावधान है। फिर अगला है DPSP आर्टिकल 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष साधन है समान काम के लिए, ये आर्टिकल 39 में दे रखा है। अगर 39 का लगभग घ देखेंगे ना तो उसमें प्रावधान दे रखे हैं ये वाले। फिर अगला पॉइंट है बंधुत्व। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता की एक लोकतंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। और प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। कौन कौन सी 2 बातें हैं? एक तो व्यक्ति का सम्मान करना होगा और दूसरा देश की अखंडता और देश की एकता और अखंडता देखनी होगी। फिर अखंडता शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। उसके बाद है संविधान की जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और DPSP के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा हमारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। उसमें कहा गया है कि भारत को कि हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जो महिलाएं हैं उनके गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करेंगे और भारत की एक संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। तो ये DPSP की बात हो गई और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो गई। तो ये हम जैसे कि सेडिशन का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम वहाँ पे एक सजेशन में ये भी डाल सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोला गया है भाईचारे की भावना को, और जो महिलाओं के बारे में भी बात की गई है कि जो भी उनके गौरव को ठेस पहुँचाने वाली कोई भी हरकत है उसे त्याग करें वो। तो इस तरह से हम मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसी के फ्रेम में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मतलब और एग्जाम्पल के साथ डाल सकते हैं DPSP को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल राइट्स तो हमें दे ही रखे हैं, तो उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दे रखें कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो ये सब हम वहाँ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फिर देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है, तो भारतीय संघ मतलब बदला नहीं जा सकता। फिर उसका उद्देश्य है जो राष्ट्र की अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, जो आज भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं भारत के लिए, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं को पार पाना है। फिर उसका महत्व क्या है? अब सबसे बड़ा पॉइंट यही आ जाता है कि प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। देखो इसमें संविधान जो आधार जो बनाया गया संविधान का वो उल्लेखित है, इसमें महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षित करता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय जो संविधान के अध्यक्ष हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में जो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो फिर उसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतिफल है, भविष्य का प्रतिफल है। तो अगर प्रस्तावना के महत्व पे क्वेश्चन आ जाए कि उसका महत्व क्या है हमारे संविधान में,
तो हम ये सब लिख सकते हैं कि उसका महत्व ये पॉइंट डाल के। फिर उसके बाद आ जाता है कि संविधान के जो अन्य सदस्य हैं, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। फिर उसके बाद सुप्रसिद्ध जो अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिवादी कहकर अपना सम्मान देते हैं और इस प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। फिर उसके बाद यह इतने इम्प्रेस हो गए थे, मतलब यह वो ये कि वह प्रस्तावना पाठ से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में लिखी गई थी कि शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया है। फिर भारत के पूर्व न्यायाधीश इन्होंने भी हिदायतुल्लाह मानते हैं कि जो प्रस्तावना है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान के राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, इसमें जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अब इसके ऊपर कुछ केस आए थे, वो पता होने चाहिए कौन कौन से केस आए थे। पहला आया था बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 का आया था। तो इसमें बोला गया था कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मतलब इस तो टोटल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यही सार निकलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यही मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल में प्रयोग की गई जो व्यवस्थाओं को अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्यों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। बेरुवाड़ी 1960 वाले में 1973 वाला केशवानंद भारती वाला आया था, इसमें व्यवस्था दी गई थी प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर उसके बाद आया था LIC वाला मामला, इंडिया मामले में 1995 में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया था। तो अगर हमें 3 केस भी पता है तो हम आंसर को लिख सकते हैं कि इसमें ये कहा गया था, उसके महत्व को दर्शा सकते हैं। तो वही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं केस, बोलते हैं ना कि तर्क किस बात पे दें, तो वही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी केस है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर, तो वो तर्क के आधार पे हम लिख सकते हैं। फिर ये सब मतलब ऐसे ही दे रखा है, वो आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद 2 तथ्य उल्लेखनीय बताए गए हैं इसमें। 2 प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन चुका है और ये पता भी होना चाहिए, जो ये ना तो विधायिका मतलब विधायिका इसको देख के कानून नहीं बनाएगी, वो अपने हिसाब से बनाएगी। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है वही, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, और यह गैर न्यायिक भी है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर इसका उल्लंघन भी हो रहा है तो आप चुनौती नहीं दे सकते। फिर प्रस्तावना संशोधन की संभावना कैसे, तो वही चीज़ दे रखे हैं जैसे ये केस था। फिर बाद में यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो इसमें बोला गया था, वो हमने पढ़ भी लिया है कि 1900 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस संशोधन को वैध ठहराया गया था। वो ये ना कि अभी बेरुवाड़ी में हम पढ़ रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि प्रस्तावना केशवानंद भारती में कि भाग बना दिया गया। फिर उसके बाद LIC मामले में भी 1995 में बोल दिया गया कि आंतरिक हिस्सा है। तो फिर इस पर बहस चली कि इसका संशोधन किया जा सकता नहीं इसमें। तो एक बार संशोधन किया जा चुका है इसमें, तो 3 शब्द को जोड़ा गया था इसमें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया। तो ये हमारा चैप्टर हो गया प्रस्तावना। थैंक यू सो मच।